हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, चीनी सांस्कृतिक क्रांति के नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं। मास लाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, डायलॉग कम्युनिकेशन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए मास लाइन कम्युनिकेशन हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आत्मा और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें राइट आंसर क्या रह जाएगा? आत्मा और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सामान्य आत्मा और पूर्वजों के मध्य बातचीत नहीं होती है, परंतु किसी विशिष्ट स्थिति में यह संभव हो सकता है, जिसे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे कोड भाषा दी गई। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण ले सकती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कोड भाषा दी गई 1 2 3 2 3 4 1 2 2 3। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2 और 3 हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। किसके तहत? ये वित्तीय आपात स्थिति के नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण करने के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा ग्रहण करने वाले के पास योग्यता तथा प्रेरणा दोनों का होना आवश्यक है। इसके वांछित स्तर के कारण ही योग्य छात्र तैयार हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। कक्षा में सत्रीय अध्यापन के लिए संप्रेषण का अत्यधिक महत्व होता है। कक्षा में बेहतर संप्रेषण हो, इसके लिए यह छात्र केंद्रित होना चाहिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली पूछा गया है, इसमें से कौन सी हो जाएगी? चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अध्यापन एक कला है जिसे रुचिकर अवश्य होना चाहिए। इसके लिए अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच बेहतर संप्रेषण होना अनिवार्य है। अतः इसके लिए सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना एवं उसमें भाग लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि से निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? हिज एक्सीलेंसी, महामयी, माननीय, श्री, श्रीमती। कोट भाषा दी गई नीचे 1 3 2 3 1 2 1 2 3। ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं। ये ऑप्शन नंबर ए था इनका सही आंसर। 1 और 3 यानी हिज एक्सीलेंसी और माननीय, ये दोनों ही सरकारी टिप्पणी आदि से
ये इनको समाप्त करना चाहते थे ये। चलिए अगला प्रश्न, इसके भाषा में कुछ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में हिज एक्सेलेंसी और माननीय पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श, सत्रबद्ध प्रतिदर्श। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? ये कौन सी है? ये सत्रबद्ध प्रतिदर्श हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर रहेगा। प्रतिदर्श प्रणाली शोध हेतु डाटा संग्रहण की प्रणाली होती है। सत्रबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है .pdf, .doc, .docs, .text। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, कौन सा है? जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है ये, कौन सा है ये? .doc हो जाएगा, .doc हो जाएगा। अपने कंप्यूटर में वर्ड की एक नई फाइल बनाएं और वो सेव एज पर क्लिक करें तो आपको वहां .doc ही लिखा मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन डॉक्स ही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा खालिस्तान दिया गया है। एक उपसंधि या प्रोटोकॉल जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। टीसीपी, एफटीपी, एसएमएफटीपी, पीओपी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसएमटीपी हो जाएगा। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रयोग होता है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? आदर्श स्थल, वेटलैंड्स, फोम उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, सीमेंट उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन का पूछा गया है, ये आदर्श स्थल हो जाएगा, ये जिसे वेटलैंड कहते हैं। जहां दलदल होती है वहां पर मीथेन की ज्यादा होता है ये। फोम उद्योग में सल्फर क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्पन्न होती है। तापीय विद्युत संयंत्र से भी काफी गैसें उत्पन्न होती हैं और सीमेंट उद्योग से भी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। मीथेन वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक है। मीथेन के विषय में यह एक कार्बनिक गैस है जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस का मतलब है या मंगल ग्रह पर जो गैस होती है वहां पर काफी मात्रा में मीथेन गैस है। यह प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवधि है। मीथेन का स्रोत आदर्श स्थल या वेटलैंड्स है जहां पर दलदल होती है। अगला प्रश्न हमारे नागोया उपसंधि या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया जलवायु परिवर्तन, ओजोन से खतरनाक अपशिष्ट, जैव विविधता। इसका राइट आंसर क्या हो रहेगा? नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। ये सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर है? ये सबसे अधिक जैव विविधता हमारे केरल में है, दक्षिण क्षेत्र में, और विश्व के सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। नागोया उपसंधि तो प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर 2010 को जापान में हुई, जो जैव विविधता से संबंधित है। इस उपसंधि के तहत जेनेटिक और संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभ का समतापूर्वक वितरण का प्रावधान किया गया है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा या हाइड्रो पावर या पवन ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये जल ऊर्जा हो जाएगा, जिसे हाइड्रो पावर भी कहते हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में
सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन कोयला का योगदान है। ऊर्जा का दूसरा स्रोत जो सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जल ऊर्जा है, जिसे हाइड्रो पावर भी कहते हैं। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? सीसा, पारा, कैडमियम या जिंक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? किसके कारण हुई थी? ये पारा के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान में मिनीमाता आपदा का प्रमुख कारण पारा था, जो कि समुद्री जल में घुले पारा का मछलियों द्वारा सेवन तथा उन्हीं मछलियों का लोगों के खाने के कारण हुआ था। चलिए साथियों, आज की तो वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। अभी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।